नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसे वंश की कहानी टटोल रहे हैं जिसने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक मतलब करीब 94 साल हुकूमत की। हाँ, 94 साल ये वाकई बहुत लंबा समय है। एक ऐसा दौर जब सल्तनत अपने शिखर पर पहुंची और फिर ढलान का सफर भी शुरू हो गया। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। और इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, पिता और पुत्र। गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, जिसने वंश की नींव रखी और सल्तनत को दक्षिण तक फैलाया, और उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी जबरदस्त तालीम और उतने ही कह सकते हैं विवादास्पद फैसलों के लिए मशहूर हुआ। हमारा आज की इस चर्चा का मकसद है गयासुद्दीन के उभार और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के उस उतार चढ़ाव भरे शासन को समझना। जी। ये सवाल दिलचस्प है कि इतना पढ़ा लिखा, इतना महत्वाकांक्षी सुल्तान आखिर इतिहास में इतना विवादित क्यों बन गया। ये गुत्थी सुलझाने लायक है। चलिए इसे परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं गाजी मलिक से। वो दीपालपुर का गवर्नर था। जी हाँ। और उसने खिलजी वंश के आखिरी शासक खुसरो खान को हटाकर तख्ता पलट दिया। स्रोत बताते हैं कि खुसरो खान मूल रूप से भारतीय था और उसने इस्लाम कबूल किया था, जिससे कई तुर्क अमीर नाराज थे। हाँ, ये बात आती है। तो क्या ये तख्ता पलट सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी या इसमें मतलब नस्लीय तनाव का भी कुछ हाथ था? देखिए, ये थोड़ा जटिल सवाल है। सत्ता की महत्वाकांक्षा तो निश्चित रूप से थी ही, लेकिन खुसरो खान का भारतीय मूल का होना और उसके कुछ गैर तुर्क समर्थकों को बढ़ावा देना भी वो जो पुराने तुर्क अमीर थे उनको पसंद नहीं आया था। अच्छा। तो गाजी मलिक ने इसी असंतोष का फायदा उठाया और 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठकर तुगलक वंश की शुरुआत की। लेकिन दिलचस्प ये है कि उसे राज करने के लिए सिर्फ 5 साल मिले। हाँ, सिर्फ 5 साल। लेकिन इन 5 सालों में उसने सल्तनत की सीमाओं को बढ़ाने पर बहुत जोर दिया। उसे लगा कि बस दिल्ली के आसपास सिमट कर नहीं रहना है। अच्छा, तो विस्तारवादी नीति अपनाई उसने। बिल्कुल। और इसी विस्तार के लिए उसने अपने बेटे जौना खान, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक MBT के नाम से जानते हैं, को मैदान में उतारा, दक्षिण भेजा। हाँ, जौना खान, जिसका एक नाम उलूग खान भी मिलता है, उसको दक्षिण की तरफ भेजा गया। शुरू में तो वो वारंगल जीतने में नाकाम रहा, लेकिन फिर दिल्ली से और मदद मिली। अच्छा। और फिर 1323 के आसपास उसने वारंगल, मतलब आज का तेलंगाना, जीत लिया। और वारंगल का नाम भी बदला? हाँ, नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया और कहते हैं वहां से भारी खजाना दिल्ली लाया गया था। अरे वाह। इसके बाद तो तुगलक सेनाएं माबर तक यानी तमिलनाडु और उड़ीसा तक पहुंच गईं। मतलब काफी तेजी से फैलाव हुआ। बहुत तेजी से। कुछ ही सालों में दिल्ली सल्तनत का परचम मदुरै तक लहरा रहा था। 1328 तक तो दक्षिणी कर्नाटक का कंपिली राज्य भी सल्तनत का हिस्सा बन गया था। ये तो सल्तनत का अभूतपूर्व विस्तार था। बिल्कुल। लेकिन इतनी तेजी से बढ़ती सल्तनत के सुल्तान का अंत बड़ा नाटकीय हुआ। हाँ, बहुत। वो बंगाल में कामयाब मुहिम के बाद दिल्ली लौट रहा था और उसके स्वागत के लिए उसके बेटे जौना खान यानी MBT ने दिल्ली के बाहर लकड़ी का एक कह लीजिए शानदार पंडाल या मंच बनवाया। अच्छा। कहानी यह है कि जैसे ही गयासुद्दीन उस मंच पर हाथी समेत चढ़ा, वो ढह गया। क्या? हाँ, और सुल्तान की 1325 में मौत हो गई। ओह, तो कई इतिहासकार इसे महज हादसा नहीं मानते? नहीं, इब्न बतूता और इसामी जैसे इतिहासकार हैं, उनका इशारा MBT की तरफ है कि ये साजिश थी। हाँ, कि ये सत्ता पर कब्जा करने की एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि MBT तब तक काफी अनुभवी हो चुका था और शायद मतलब इंतजार नहीं करना चाहता था। और यहीं पर वो मशहूर कहावत भी याद आती है, हुनूज दिल्ली दूरस्त। हाँ, दिल्ली अभी दूर है। क्या ये वाकई सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के लिए कही थी? जी हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। असल में गयासुद्दीन का निजामुद्दीन औलिया से कुछ मनमुटाव चल रहा था। अच्छा। तो जब सुल्तान बंगाल से लौट रहा था, उसने संदेश भेजा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया शहर छोड़ दें। अरे। जवाब में औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त। अच्छा। और देखिए, भविष्यवाणी एक तरह से सच हुई। वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। हाँ, हालांकि अपने छोटे से शासनकाल में उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद का वो विशाल किला जरूर बनवाया जो आज भी मौजूद है। तो गयासुद्दीन के बाद तख्त पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, लगभग 26 साल का शासनकाल। जी, काफी लंबा शासनकाल। और स्रोतों में उसकी विद्वत्ता की बड़ी तारीफ है। मतलब धर्म, दर्शन, खगोल शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, कहते हैं ज्ञान का भंडार था वो। हाँ, तालीम बेहतरीन हुई थी उसकी, क्योंकि उसके पिता गयासुद्दीन, जो खुद साधारण पृष्ठभूमि से उठे थे, उन्होंने बेटे की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया था।
और धार्मिक मामलों में भी काफी खुलापन दिखाया। बिल्कुल। जैन संतों से चर्चा करता था, होली जैसे त्योहारों में भी हिस्सा लेता था। अच्छा। जिससे कई रूढ़िवादी उलेमा यानी इस्लामी विद्वानों का जो समूह था वो उससे नाराज भी रहते थे। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। इतना ज्ञान होने के बावजूद इतिहासकार जैसे जियाउद्दीन बर्नी, इसामी और वो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, हाँ, इब्न बतूता, वो उसे बेहद अव्यावहारिक, जिद्दी और यहाँ तक कि कुछ हद तक क्रूर भी बताते हैं। जी, ये विरोधाभास बहुत साफ दिखता है। उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी वो विशाल साम्राज्य जो उसे विरासत में मिला था। हाँ। उसे संभालना, खासकर प्रशासनिक और आर्थिक रूप से, एक बहुत बड़ा काम था। और शायद इसी चुनौती से निपटने के लिए उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जो इतिहास में दर्ज हो गए, मगर ज्यादातर नाकामी के तौर पर। हाँ, यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। पहला बड़ा प्रयोग राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाना। हाँ, और देवगिरी का नाम भी बदला, दौलताबाद रखा। इसके पीछे तर्क क्या था? देखिए, तर्क बुरा नहीं था। साम्राज्य बहुत फैल चुका था दक्षिण में मदुरै तक। सही बात है। तो प्रशासनिक सहूलियत के लिए राजधानी का केंद्र में होना बेहतर लगता था। देवगिरी मतलब दौलताबाद की लोकेशन रणनीतिक थी और किला भी मजबूत था, जिसे एमबीटी ने अपने पहले के फौजी अभियानों में देखा भी था। ये तो ठीक लगता है। तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब हुई जब उसने सिर्फ सरकारी दफ्तरों और अमीरों को नहीं, बल्कि दिल्ली के आम नागरिकों को भी दौलताबाद चलने का हुक्म दे दिया। क्या पूरी दिल्ली को? हाँ, लगभग पूरी आभिजात्य वर्ग और उससे जुड़े लोगों को। करीब 1550 किलोमीटर, वो भी उस जमाने में। जी, जब न सड़कें थीं, न तेज यातायात के साधन, पैदल बैलगाड़ियों पर। ये तो अकल्पनीय लगता है। स्रोत बताते हैं कि ये सफर महीनों तक चला। मौसम खराब था, रास्ते में खाने पीने की किल्लत हुई, बहुत से लोग मारे गए। और जब लोग दौलताबाद पहुंचे तो वहां पानी की कमी और दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब वो उत्तर भारत के लोगों के लिए बिल्कुल अलग माहौल था। तो ये योजना पूरी तरह फेल हुई। बुरी तरह फेल हुई। कुछ सालों बाद ये फैसला वापस लेना पड़ा और राजधानी फिर दिल्ली आ गई। इस पूरी कवायद में तो जान माल का भारी नुकसान हुआ होगा। बहुत ज्यादा। और लोगों में सुल्तान के प्रति गुस्सा भर गया। एक नाकामी के बाद अगला बड़ा कदम टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा, ये क्या था? हाँ, ये भी एक बड़ा प्रयोग था। देखिए, उस दौर में दुनिया भर में चांदी की कमी महसूस की जा रही थी। अच्छा। एमबीटी को पता था कि चीन में मंगोल शासक कुबलई खान और ईरान के इल खानों ने कागज या किसी और धातु की सांकेतिक मुद्रा चलाने की कोशिश की थी, हालांकि वो भी नाकाम रहे थे। तो उसने उनसे प्रेरणा ली। हाँ, उसी तर्ज पर एमबीटी ने चांदी के सिक्के, टंका के मूल्य के बराबर पीतल और तांबे के नए सिक्के जारी किए। मतलब वैल्यू बराबर। हाँ, लोगों से कहा गया कि वे अपने चांदी के सिक्के खजाने में जमा करा दें और बदले में इन नए सिक्कों का इस्तेमाल करें, जिनकी कीमत चांदी के टंके जितनी ही मानी जाएगी। सुनने में तो ये आज की कागजी मुद्रा या डिजिटल करेंसी जैसा ही सिद्धांत लगता है ना? सिद्धांत तो हाँ वही था जिसे हम फिएट करेंसी कहते हैं, मतलब सरकार के आदेश पर आधारित मुद्रा। लेकिन ये योजना भी बुरी तरह पिट गई। हाँ, बुरी तरह। पहली वजह, लोगों को सुल्तान पर भरोसा नहीं था कि वो बाद में इन पीतल तांबे के सिक्कों के बदले चांदी वापस देगा भी या नहीं। भरोसे की कमी। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह थी जालसाजी। ओह, जाली सिक्के। हाँ, सरकार का टकसाल पर नियंत्रण कमजोर था। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने घरों में ही धड़ल्ले से जाली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। कहते हैं हर घर टकसाल बन गया था। अरे बाप रे। बाजार जाली सिक्कों से पट गया, असली नकली का फर्क करना मुश्किल हो गया, व्यापार ठप हो गया और भयानक महंगाई फैल गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ये विचार शायद वक्त से बहुत आगे था, कह सकते हैं, लेकिन उस समय की तकनीक और प्रशासनिक व्यवस्था इसे संभाल नहीं पाई। ये विनाशकारी साबित हुआ। 2 बड़े प्रयोग और दोनों असफल। इसके बाद क्या हुआ? सुल्तान ने कुछ और भी किया? हाँ, उसका अगला कदम सीधे किसानों से जुड़ा था। उसने दोआब यानी गंगा यमुना के बीच का जो बेहद उपजाऊ इलाका है, हाँ। वहां लगान या टैक्स बढ़ा दिया। ये सल्तनत की आमदनी बढ़ाने का तरीका था। लेकिन इसमें क्या मुश्किल हुई? मुश्किल ये हुई कि ये टैक्स वृद्धि ठीक उस वक्त की गई जब वहां सूखा पड़ा हुआ था और फसलें खराब हो गई थीं। ओहो, मतलब गलत समय पर गलत फैसला। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि किसान बढ़ा हुआ लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। जब सख्ती की गई तो उन्होंने खेती छोड़ दी और कई इलाकों में विद्रोह भड़क उठे। तो हालात और बिगड़ गए। हाँ,
सुल्तान ने बाद में हालात सुधारने की कोशिश की। अच्छा उसने दीवाने अमीर को ही नाम से एक अलग कृषि विभाग बनाया। अच्छा। किसानों को सौंधर नाम के आसान कर्ज दिए, बेहतर खेती के लिए मॉडल फार्म बनाने की योजना भी बनाई। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और नुकसान हो चुका था। और इन विद्रोहों को दबाने में भी काफी ताकत लगी होगी। हाँ, ताकत और पैसा दोनों बर्बाद हुए। तो इन सारे फैसलों का राजधानी बदलना, टोकन करेंसी, टैक्स वृद्धि, सल्तनत की एकता पे क्या असर पड़ा? जिस विशाल साम्राज्य की बात हम कर रहे हैं तो उसका क्या हुआ? असर बहुत बुरा हुआ। जब सुल्तान उत्तर भारत में इन योजनाओं और उनसे पैदा हुए संकटों से जूझ रहा था, तो दूर दराज के इलाके, खासकर दक्षिण भारत में उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। अच्छा। दक्कन में बगावतें शुरू हो गईं। 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। हाँ, विजयनगर, वो तो बहुत बड़ा साम्राज्य बना बाद में। बिल्कुल, दक्षिण भारत की एक बड़ी ताकत बना। फिर 1347 में हसन गंगू नाम के एक सरदार ने बहमनी सल्तनत कायम कर ली। ये दक्कन में एक और राज्य? हाँ, एक और मजबूत राज्य। मदुरै में भी एक अलग सल्तनत बन गई। तो दक्षिण हाथ से निकल रहा था? लगभग निकल ही गया था। सिर्फ दक्षिण ही नहीं, बंगाल पहले ही लगभग आजाद हो चुका था और अवध, मुल्तान, सिंध जैसे सूबों में भी गवर्नर बगावत करने लगे। मतलब वो साम्राज्य सिकुड़ने लगा था? हाँ, जिस साम्राज्य को गयासुद्दीन और खुद एमबीटी ने अपने शुरुआती दौर में इतनी मेहनत से फैलाया था, वो उसके ही शासनकाल में तेजी से सिकुड़ने लगा। और इसी उथल-पुथल के बीच वो मशहूर विदेशी मुसाफिर भी भारत आया था, इब्न बतूता। हाँ, इब्न बतूता मोरक्को से निकला था दुनिया देखने। वो कब आया? वो मध्य एशिया के रास्ते भारत पहुंचा और करीब 1333 में दिल्ली आया। और सुल्तान से मिला? हाँ, एमबीटी उसकी विद्वत्ता, खासकर इस्लामी कानून के उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। अच्छा। इतना कि उसे दिल्ली का मुख्य काजी यानी चीफ जस्टिस बना दिया। अरे वाह, काजी बना दिया? हाँ, इब्न बतूता लगभग 7-8 साल इस पद पर रहा। लेकिन वो तो घुमक्कड़ था। बिल्कुल, उसे चीन जाना था, लेकिन एमबीटी उसे जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। क्यों? शायद सुल्तान को उसकी जरूरत थी या उस पर शक हो गया था। इब्न बतूता ने अपनी किताब रिहला में लिखा है कि उसे सुल्तान के गुस्से और शक का डर लगने लगा था। तो फिर क्या हुआ? एक मौका देखकर वो दिल्ली से निकल भागा, चुपके से। मतलब सुल्तान सिर्फ अपनी प्रजा को ही नहीं, विदेशी मेहमानों को भी मुश्किल में डाल देता था। कुछ ऐसा ही लगता है उसके वृतांतों से। इब्न बतूता किसी तरह बचते बचाते दक्षिण भारत गया, फिर मालदीव, श्रीलंका होते हुए चीन पहुंचा और फिर वापस मोरक्को। हाँ, कई साल बाद मोरक्को लौटा। वहां उसने अपने सफर का हाल लिखा, जो रिहला के नाम से मशहूर हुआ। और ये किताब एमबीटी के दौर के लिए अहम स्रोत है। बहुत अहम। भारत, उसके दरबार, समाज और सुल्तान के व्यक्तित्व के बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो अब अगर हम मोहम्मद बिन कुबरा पे एक समग्र मूल्यांकन करें, एक तरफ इतना ज्ञानी, दूसरी तरफ इतने विनाशकारी फैसले हैं। वो इतिहासकार बदायूनी ने उसकी मौत पर लिखा था ना, हाँ, कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। ये तो बहुत कड़वी बात है। ये टिप्पणी उस समय के गहरे असंतोष और निराशा को दिखाती है। एमबीटी सचमुच एक पहेली जैसा है। कैसे? एक तरफ वो कुशल सेनापति था जिसने साम्राज्य का विस्तार किया, विद्वान था, नए विचारों वाला था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था। लेकिन दूसरी तरफ उसके फैसलों में दूरदर्शिता की कमी दिखती है। वो लोगों की प्रतिक्रियाओं का अंदाजा नहीं लगा पाता था और शायद उसमें धैर्य की भी कमी थी। जिद्दी भी बताया गया है उसे। हाँ, बर्नी जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि उसमें जिद बहुत थी और वो आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसने दिल्ली में कुछ बसाया भी था? हाँ, उसने दिल्ली के 7 शहरों में चौथा शहर जहांपनाह भी बसाया था। ये पुरानी दिल्ली यानी किला राय पिथौरा और सीरी फोर्ट के बीच के इलाके को घेर कर बनाया गया था। अच्छा। शायद उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी कि उसके इरादे नेक थे, लेकिन तरीके गलत साबित हुए। और उसका अंत कैसे हुआ? क्या वो भी किसी नाटकीय घटना का शिकार हुआ, पिता की तरह? नहीं, उसका अंत अपेक्षाकृत सामान्य था। 1351 में सिंध में एक बगावत को दबाने के लिए वो थट्टा के पास मौजूद था। वहीं बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। तो वहीं उसकी मृत्यु हुई? जी, और उसकी मौत से दिल्ली में एक बार फिर अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि उसका कोई सीधा वारिस तय नहीं था। और फिर दिल्ली के अमीरों और उलेमा ने मिलकर उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाया। हाँ, फिरोज शाह, उसकी कहानी फिर कभी। तो आज हमने देखा कि कैसे तुगलक वंश ने गयासुद्दीन के नेतृत्व में तेजी से विस्तार किया, लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर छा गया। हाँ, एक समय तो ऐसा ही लगा।
और फिर कैसे मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में उसकी बुद्धिमत्ता और बड़े इरादों के बावजूद सल्तनत का बिखराव शुरू हो गया। ये कहानी सिर्फ एक सुल्तान की नहीं बल्कि शायद इस बात की भी है कि सिर्फ अच्छे विचार होना काफी नहीं होता। सही कहा, उन्हें लागू करने का तरीका, समय, वो सब भी मायने रखता है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नेतृत्व सिर्फ विजन या बुद्धि का मामला है, या फिर जमीनी हकीकत को समझना, सही वक्त का इंतजार करना और सबसे जरूरी लोगों का भरोसा जीतना ज्यादा अहम है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिखाता है कि कैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी परिस्थितियों, अपने स्वभाव और शायद किस्मत के हाथों मजबूर हो सकता है। उसके प्रयोग असफल क्यों हुए, ये सवाल अब भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। हाँ, क्या वो वाकई वक्त से आगे थे या उन्हें लागू करने के तरीके में ही कोई बुनियादी खामी थी? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये सवाल सोचने लायक हैं। इस दिलचस्प बातचीत के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे, इतिहास या किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए।